देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी होती है ना, वो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो कैबिनेट उसको बैन करेगी। ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान जो है वो उसको तय करती है कि ये बैन लग सकता है या नहीं लग सकता। अभी तक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे सच बैन लगे हैं, लेकिन कहीं पे भी जाके उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये फॉर द टाइम भी एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन कल को मुझे ऐसा लगता है कि जो बेचारे दोस्त हमारे आजकल ये कहते हैं ना PMLN के कि इमरान खान को जो जल्दी सजाएं दी गई उसका नुकसान हमें हुआ, इद्दत केस का नुकसान हमें हुआ, इमरान खान को जेल में डालने का नुकसान हमें हुआ, ये जो जितना जबर हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया, घरों में छापे मारे, इसका नुकसान हमें हुआ। वो कल को ये भी कहेंगे कि इसकी पॉलिटिकल पार्टी बैन करने का नुकसान भी हमें हुआ। पॉलिटिकल लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली नवाज शरीफ और जरदारी साहब को, कि अगर वो इस खेल का हिस्सा बनेंगे तो ये वापस मुड़ मुड़ के सबके पीछे आएगा और इससे पार्टी बैन नहीं होती। ये पार्टी ऐसे थोड़ी बैन हो जाएगी, ये तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा लंबा है। के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। मैं शायद जल्दी पहुंच गया था, कुछ लोगों को टाइम लगा। मैंने इसका फैसला आज से 2-2.5 साल पहले कर दिया। मुझे लगा कि ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है बहुत पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और मुझे लगा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ। आपको अपनी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, चाहे आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। फिर मैंने चुकाई ली। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस वक्त ये पोजीशन नहीं ले रहे थे। मैं नाम ना भी लूँ तो आपकी आंखों के सामने उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। वो अब तो पोजीशन ले रहे हैं जो हमने 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले ली थी। आपके जैसे मेरे जैसे साथी उस वक्त ये कहते थे कि ये गलत होने जा रहा है। हालांकि ये कहा जाता था इससे पहले भी तो गलत होता रहा, लेकिन देखें इस दफा जो हुआ वो एक एक्सट्रीम है। यानी इस लेवल पे हमने ये चीजें होती हुई कभी नहीं देखी, खासतौर पे पंजाब में तो हमने नहीं देखी। टीपी का एक अलग किस्म का खैबर पख्तूनख्वा का माहौल है। आप लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन फेस किए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, बड़ी अजीब और मुश्किल चीजें देखी है, उधर की आफात भी देखी है। लेकिन पंजाब में ये चीजें ऐसे नहीं थी। पंजाब में पहली मरतबा ये सारी चीजें विटनेस हो रही है किसी डेमोक्रेटिक दौर में। डिक्टेटरशिप में होती थी लेकिन महदूद पैमाने पे होती थी और महदूद जगहों पे होती थी। इतना बड़ा स्केल इनका कभी भी नहीं था। मिसाल के तौर पर एक लड़की को अदालत छोड़ती है और वो जैसे ही वकील के ऑफिस पहुंचती है तो उस अदालत को सादा कपड़ों वाले लोग घेर लेते हैं और फिर वो लड़की असली भी बाहर आती है और आगे दोबारा गिरफ्तारी दे देती है। अब पुलिस रात गए थे ये सोच रही थी इस पर पर्चा कौन सा डाले। आज आपके स्वाद के गुल हसन औरंगजेब साहब है, स्वाद का बेटा, और आप लोगों को फख्र होना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि मैंने उनकी अदालत में खड़े होकर एक मुकदमा लड़ा है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक्चुअली जज को जैसा होना चाहिए। यानी अगर कोई आपके पास अभी उम्मीद बाकी है ना पाकिस्तान में, याद रखिएगा आपकी जो आखिरी उम्मीद बच गई है वो आपकी जुडिशरी, अदलिया के अलावा आपके पास कोई उम्मीद नहीं बची जो आपको इंसाफ दे, जो पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लेकर आए, डेमोक्रेसी को और आइन को बहाल रखे और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और स्पेशली जो इंसानी हुकूक है उनके हवाले से वो अपना रोल प्ले करे। सिर्फ आपके पास अदलिया बच गई है। तो मैं नौकरी से निकाला गया था, एस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया था। उस वक्त ये मुझे कहते थे इमरान खान का धरना बड़ा बड़ा करके दिखाओ, बड़ा बड़ा करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि मेरे से नहीं होता, जितना है वो उतना ही है। एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी उस वक्त, दबाव डाल रही थी हमारे चैनल पे। और यूसुफ बेग मिर्जा साहब हुआ करते थे, उन्होंने मेरे पे बहुत दबाव डाला। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थी। इन्होंने कहा कि इमरान खान का जलसा बड़ा और बड़ा और बड़ा करो, और मैंने कहा जितना है ना मैंने उसको उतना ही निकाला। तो मेरी नौकरी चली गई थी, फिर मैं दूसरे चैनल में चला गया। लेकिन फिर जिन लोगों ने ये 2 नंबरी की उन लोगों को नौकरी से निकाला। सुल्तान लखानी साहब ने मुझे वापस बुला लिया, तो मैं फिर एक्सप्रेस में आ गया था। तो ये मेरे लिए नई कहानी नहीं है, पुरानी है। जहाँ तक मामला है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो हाँ आज भी अगर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई होगी तो मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ। हाँ आज भी अगर जेन्युइन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई होगी तो मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, अपनी पब्लिक के साथ खड़ा हूँ। इंडिया के साथ आपका पंगा आएगा, मैं जाके फौज के साथ खड़ा हो जाऊँ, कैमरे के साथ खड़ा हो जाऊंगा, कैमरा नहीं होगा हथियार होगा उसके साथ भी खड़ा हो जाऊँ। वहां मैं उधर ही खड़ा हूँ। लेकिन जहां पे मेरे अपने लोगों के साथ मेरी फौज की लड़ाई होगी तो मैं फौज को समझाऊंगा या ना करूँ, ये गलत है, ये आपका काम नहीं है, ये मेरे लोग हैं। तो इनके साथ जो है वो, क्योंकि ये लोग एक्चुअली वी आर पाकिस्तानी, तो हमारे राइट्स कुछ और है, तो हमारे साथ आप ना लड़े, मैं ये गुजारिश में करूँ। और उसी माहौल में नौकरी मिल जाती है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो आदमी कुछ नहीं सीखता ना वो आदमी लूज करता है। अगर जो आदमी सीखता है और सीखने के बाद अपने मौके को तब्दील करता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने सीखा कि कुछ चीजें जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं करती, और उसके ऊपर फिर मैंने अपनी एक पोजीशन, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस पोजीशन पे कायम रखे। दूसरी बात यह है कि आज भी अगर कोई फौज में से या नैब में से या FIA में से या ISI में से मुझे फोन करके खबर देगा ना, यूं ले लो सर। देखें हम जर्नलिस्ट हैं, हमें ख्वाब नहीं आता। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपने उनसे खबरें ली। ओ भाई बात सुनो, अभी जो लोग खबरें ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं?
बात ये है कि हमें ख्वाब तो नहीं आता कि मैं रात को सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि फलां पनामा आने वाला है, ये होने वाला है, ये वो होने वाला है। आपको सोर्सेज से पता चलता है ना, कभी आपका सोर्स कोई दूसरा जर्नलिस्ट होता है, कभी आपका कोई इदारे के अंदर बंदा बैठा हुआ होता है, कभी फौज के अंदर बैठा हुआ बंदा होता है, कभी किसी एजेंसी के अंदर बंदा होता है, कभी पुलिस के अंदर बंदा होता है, कभी किसी अस्पताल में बंदा होता है, कभी कोई आपका आम सोर्स बन जाता है। तो आपको सोर्सेज से खबरें मिलती रहती हैं। तो इसी तरह हम खबरें इकट्ठी करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको चला देते हैं। जब हम खबरें चलाते हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट आता है। तो बात यह है कि मुझे आज भी खबरें मिलेगी ना, तो मैं खबर लेके उसको वेरीफाई करके उसको चलाने की आगे। जब लास्ट टाइम एक्सप्रेस न्यूज पे दबाव आया ना कि इमरान रियाज को निकाल दें, मेरी आखिरी नौकरी वो थी, इसके बाद नौकरी नहीं। हाँ, बोल वालों ने थोड़ा सा किया था लेकिन वो भी नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गए थे मेरे साथ। फिर उन लोगों ने डिस्कशन की इंतजामिया ने, तो मैंने उन्हें कहा जी देखें, अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो इमरान रियाज को निकालो या फिर हम चैनल बंद कर देंगे। अब बताएं 3-4 हज़ार आदमी काम करता है, अब 3-4 हज़ार आदमी की नौकरी में अपनी जिंदगी लिए खा जाऊं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप मुझे निकाल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिन्होंने बुझाना है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ ये लोग मेरे कुलीग है, मेरे दोस्त हैं, भी मेरे स्टांस लेने की या मेरे स्टैंड लेने की सजा उनको क्यों मिले? उनमें कोई बेचारा कैमरामैन है, कोई जिप ऑपरेटर है, कोई बेचारा वो उसके अंदर वो टिकट बेचारा चलाता है, कोई बेचारा न्यूज रूम को देखता है, कोई आउटपुट इनपुट देखता है, अब कोई जर्नलिस्ट है सड़क के ऊपर काम करता है। अब ये सारे लोग जो है मुतासिर हो जाए सिर्फ मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा जी आप मुझे फारिग कर दो। तो इसलिए ये दबाव आते हैं टीवी चैनल और उनके मालिकान के ऊपर, दबाव बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जो इंडिपेंडेंटली अपना अपना चैनल चला रहे हैं, मेरा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? मेरे अकेले की इनकम बंद हो जाएगी, या मुझे जो 4 पैसे आ रहे हैं बंद हो जाएंगे, तो मेरे अलावा किसका नुकसान हो? एक चैनल बंद होता है तो 3-4 हज़ार लोगों का नुकसान होता है। तो लेकिन इसका फायदा ये है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चैनल है, इनकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हौसला थोड़ा पकड़ता है, उनके ऊपर दबाव बनता है ना। देखिए वो सारे चला रहे हैं, अब पूरी दुनिया को पता है, अब हम खबर दें या ना दें, क्यों ना दे देते, तो उनको भी वो करना पड़ जाता है। आपके पास देखें तो खबर आ गई, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास बहुत बड़ी खबर आ गई एक दौर में, मैं सहाफी था, 2008 की बात है, ये सोशल मीडिया नहीं था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वो खबर चले, तो 4-5 दिन की कोशिश के बाद बाकायदा लिख के दे दिया गया मुझे कि नॉट रिक्वायर्ड, कि जरूरत ही नहीं है इस खबर की। अब मैं एक और चैनल वालों के पास गया, छुप छुपा के रात को, मैंने कहा यार ये खबर है और बड़ी जबरदस्त है, ये सबूत है, तुम चला दो। उन्होंने 2 दिन मैंने इंतजार किया, उन्होंने भी नहीं चलाई। फिर एक और चैनल, मैंने 3-4 चैनल को ट्राई किया, उन्होंने फिर एक चैनल ने चला दी। जब उस चैनल ने चला दी तो उसके बाद बाकी चैनल पे भी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। लेकिन अगर उस दौर में मेरे पास ये ट्विटर होता, या मेरे पास ये यूट्यूब या फेसबुक या कोई ऐसी फैसिलिटी होती, मैं उसके ऊपर खबर डालता और देखता 1 घंटे के बाद सारे चैनल पे चल रही होती। तो अब आप खबर को रोक नहीं सकते, ये सोशल मीडिया का, लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए लोगों को क्या है, आप सबने मिलकर इनको मुंतखब किया आपके चेयरमैन, आप सब मिलकर इनको मुंतखब करें चेयरमैन, मैं बन जाऊं, आप मेरे साथ एक दिन भी नहीं चलेंगे। मैं कहूंगा आओ फलां जगह पे दुआ के लिए जाना, आप कहेंगे तू जा। मैं कहूंगा आओ फलां जगह पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना, आप कहेंगे भाई आप करो, हमने तो आपको वोट ही नहीं डाला, हमारी अक्सरियत आपके साथ खड़ी नहीं है, आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो मुकम्मल नहीं है या कानूनी नहीं है, तो हम आपके साथ क्यों चले? इसी तरह एक मुल्क की सूरत है जहाँ लोगों ने मैंडेट दिया किसी और को, और पूरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया गवाही दे रही है, जितने आलमी इदारे आए थे वो भी गवाही दे रहे हैं कि इलेक्शन ही ठीक हुआ। फिर पे एतबार नहीं होगा तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आए, डंडे के साथ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। वो आप फॉर द टाइम नहीं लोगों को दबा लेते, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग उठ जाते और फिर शोर मचाते, आप फिर दबाते हैं फिर उठ जाते। वो दबाने और उठने के बीच में आपका ये, इसी को अदम इस्तेहकाम कहते हैं। ये जब तक आपका सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, आपका मुआशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा, और आपके मुआशरे में एक घुटन भी रहेगी। फिर आपको कॉस्मेटिक्स करने पड़ते हैं, कभी आप कहते हैं इस जवाब पर पाबंदी लगा दो, कभी कहते हैं उस पर गद्दारी का मुकदमा डालो, कभी कहते हैं उसकी फलां चीज छीन दो, कभी कहते हैं औरतों को अंदर डालो। फिर आप सारी चीजें ट्राई करते हैं। पूरी दुनिया में आज तक कहीं पे भी काम नहीं किया है, पूरी दुनिया में कहीं भी इन चीज़ों ने आज तक काम नहीं किया, तो पाकिस्तान में कैसे करेंगे? हम कोई अनोखी स्टेट में तो नहीं रहते, ये चीज़ें नहीं काम करेगी यहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक करें कि घुटन वाली फिजा है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि अदलिया अपना रोल प्ले करे, और दूसरी एक ज़रूरी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी इज्जत को पहचाने।
उन्हें ये पहचानना पड़ेगा कि हमें भीख में मिली हुई सीटें नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल विरासत है, हम कई दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, हमारे बड़े भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। ये अपनी भीख अपने पास रखो, हम अवाम के पास जाएंगे, क्यों नहीं अवाम वोट डालेगी? अवाम ने हमेशा इन्हीं को मुंतखब किया है ना। ये नवाज शरीफ पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या ANP पहले हुकूमत में नहीं रह चुकी? क्या फजल रहमान साहब कभी हुकूमत में, हमेशा हुकूमत में रहे? क्या पीपल्स पार्टी को कभी हुकूमत मिली? इन सबको पहले हुकूमतें मिल चुकी हैं, ये दोबारा भी हुकूमतों में आ जाएंगे, लेकिन ये पहले बैसाखियां तो छोड़े, ये मांगे तांगे की भीख में मिली हुई सीटें करें वापस, दोबारा जाए इलेक्शन में। एक दफा नहीं मिलेगी तो दूसरी दफा मिल जाएगी। ये सरेंडर नहीं होगा, ये एक्चुअली उसूली सियासत करेंगे कि ठीक है जी हम नहीं जीते, जो जीता है उसको दे दो, दोबारा इलेक्शन। देखिए ये तो हमेशा होगा, पूरी दुनिया में होता है। ट्रंप ने इल्जाम लगा दिया था अमेरिका में, तो पाकिस्तान में भी ये होगा। बात ये है कि जो हारने वाला है वो तो हमेशा कहता है कि मुझे धांधली करके हराया है। हारने वाला तो हमेशा कहता है ना कि धांधली करके मुझे हराया।